हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। गुप्त साम्राज्य गाइस यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। गुप्त साम्राज्य की अपनी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। प्रीवियस क्लास जो हुई थी वहीं से लिंक करते हुए चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि समुद्रगुप्त और उनकी पत्नी दत्त देवी के 2 पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त की कहानी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। रामगुप्त का याद है मैंने आपको क्या बताया था कि शकों का आक्रमण होता है और शकों के आक्रमण पर वो क्या करते हैं भाई साहब, सरेंडर कर देते हैं। अब ये सरेंडर होने तक की बात तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जब अपने घर की इज्जत को किसी दूसरे को सौंपा जाता है तो एक जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है ना, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और वही हुआ चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में। और चंद्रगुप्त सेकंड इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसी वजह से ये अपने भाई रामगुप्त को हटाकर यहाँ पर राजा बन जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इनका समय नोट कीजिए। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कहां से स्टार्ट होता है। 380 से स्टार्ट होता है और 412 तक ये यहाँ पर राजा रहेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड की एक पुत्री होती है और इनकी पुत्री का नाम है प्रभावती। अब देखिए, ये बहुत ही कूटनीतिक राजा थे, शक्तिशाली तो थे ही, साथ में दिमाग भी बहुत तेज था। प्रभावती इनकी पुत्री होती है और प्रभावती की ये शादी करा देती हैं वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ में। रुद्रसेन सेकंड, ठीक है। वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ में ये शादी करा देते हैं। अब देखिए, ये जो उनकी पुत्री थी, मैंने इनको बताया था आपको पहले भी कि कल जो रामगुप्त वाली हमने बात पढ़ी थी, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी और ध्रुव देवी से ये शादी कर देते हैं। लेकिन ये ध्रुव देवी की पुत्री नहीं थी, इनकी एक और शादी होती है जिनकी जो कि है नाग कन्या कुबेर नागा। और ये कुबेर नागा की पुत्री थी, कौन? प्रभावती। और प्रभावती की शादी करा देते हैं किससे? वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से। अब क्यों कराते हैं? देखिए, शकों का आक्रमण तो हो रहा था। हालांकि रामगुप्त ने सरेंडर कर दिया तो शक शांत हो गई, लेकिन जैसे ही रामगुप्त को हटाया और इसने क्या करा, रामगुप्त को हटाकर ध्रुव देवी को भेजना था जो इसने नहीं भेजा, अपने पास रख लिया, तो क्या हो गया, शक वापस से आक्रमण करने के लिए आने लगे। और इसी चीज से इन्होंने ये क्या करा कि प्रभावती की शादी करा दी रुद्रसेन से और इन वाकाटकों का साथ लेकर के इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने मिलकर इन्होंने वाकाटकों ने मिलकर क्या करा, शकों को पराजित किया। और शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में भाई साहब ने एक उपाधि धारण कर ली जिसका नाम है शकारी। देखिए, ये जो उपाधियां है ना गाइस, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इन उपाधियों को याद रखना। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने भाई साहब ने कौन सी उपाधि धारण कर ली? शकारी की उपाधि धारण कर ली है। अब देखिए होता क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड ने सबसे पहले यहाँ पर चांदी की मुद्रा शुरू की। चांदी की मुद्रा का चलन सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने ही किया है। जैसे कि तांबे की मुद्रा आपको याद रखनी है, किसने चलाई है? रामगुप्त ने। सिर्फ और सिर्फ रामगुप्त की ही हमें तांबे की मुद्रा मिलती है। उसी तरह से चांदी की मुद्रा का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड को जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही यहाँ पर रहा करते थे नवरत्न। अब देखिए, नवरत्नों की बात आते ही सबको अकबर के नवरत्न ध्यान में आ जाते हैं कि भाई अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, 9 जेम्स रहा करते थे। लेकिन क्या आपको ध्यान है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी भाई अकबर तो बहुत बाद में आता है, 1556 की बात है, लेकिन मैं तो भी 380 की बात कर रही हूँ। इतने समय पहले अपने चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। अब देखिए, नवरत्न है धन्वंतरी, छप्पड़क, बेताल भट्ट, शंकु। अब लेकिन इन सबके नाम कैसे याद रखने हैं भैया? 9 हैं, 9 के नाम याद नहीं होते हैं मैम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिक ले लेते हैं, ट्रिक से तो याद हो जाएंगे। चलिए, ट्रिक क्या है? देखिए, छोटी सी कहानी पढ़े पहले ट्रिक से। होता क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है रुचि,
क्या नाम है? रुचि। ये जो रुचि है ना, घाट है, घाट मतलब यहाँ पे ये पानी और पानी के आसपास अच्छा पक्का वाला घाट बना हुआ है, ठीक है। अब इस घाट पर ये रुचि क्या कर रही है? डांस कर रही है। आप देखो भाई, ड्राइंग नहीं आती है, मुझे समझ लेना, ठीक है। ड्राइंग नहीं आती है, बहुत गंदी ड्राइंग है, आप समझ लेना, ठीक है। चलिए, रुचि यहाँ पर क्या कर रही है? इस घाट पर डांस कर रही है। यहीं पर चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार का एक दास है, देखिए सर्वेंट है, सर्वेंट है, क्या नाम है उसका? अमर। क्या नाम है? अमर। ये सर्वेंट क्या करेगा? जैसे ही देखेगा ना रुचि इतना अच्छा नाच रही है, इतने अच्छे से डांस कर रही है, तो इस पे आकर क्या करेगा? इसके पास में जितनी भी धन दौलत होगी ना, दास है भाई, लेकिन कुछ तो होगा ही ना, तो जितना कुछ भी होगा ना, वो रुचि पर क्या कर देगा? वार देगा। अपन देखते हैं ना शादी ब्याह में अपने यहाँ पे जो भी नाचने गाने आते हैं ना, उनके ऊपर वारते हैं ना कुछ पैसे लेगा, तो इसके पास में जितना भी पैसा होगा ना, वो उस रुचि पर वार देगा। अब देखिए ट्रिक कैसे बनानी है। देखिए, जब घाट पर रुचि बेताल नाची तो दास अमर ने छप से अपार धन वारा। ठीक है, बोलते हैं ना धन पैसे वारने के लिए जो बोलते हैं, ठीक है। दास अमर नहीं है, यहाँ पे दास आपको शंकु करना है। शंकु नाम का एक व्यक्ति है जिसने दास है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और उसने क्या करा है? यहाँ पर बहुत सारा धन इस रुचि के ऊपर वार दिया। भाई जितना भी दास है, हालांकि ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन जितना भी इस दास के पास में, सर्वेंट के पास में जितना कुछ भी है, उस पे रुचि पे वार दिया। सिर्फ इतना याद रखना है, जब घाट पर रुचि बेताल नाची तो दास शंकु ने छप से अपार धन वारा। किस पे वारा है? रुचि पर वारा है। अब देखिए कैसे सबके नाम बनकर आते हैं। देखिए, घाट, घाट से बनता है घट कर पर, घाट से क्या बना है? घट कर पर बना है। नेक्स्ट क्या है? रुचि, और रुचि से बनेंगे वर रुचि। ठीक, बेताल, बेताल से कौन है? बेताल भट्ट। ठीक, दास, दास से है कालिदास। नेक्स्ट है शंकु, और देखिए शंकु से यही नाम है शंकु, ठीक है, इनके नाम में कोई चेंजेस नहीं है। छप, छप से है छपड़क। अब ये देखो अपार है, इस अपार से आपको अमर याद रखना है, ठीक, और यहां से बन जाते हैं अमर सिंह। और ये धन है, धन से है धनवंतरी। ठीक है, धन से हो गए धनवंतरी। और ये जो वारा है, वारा से आपको याद रखना है वरामिहिर। चलो हो गए ना पूरे के पूरे 9। घटकर पर, वररुचि, बेताल भट्ट, कालिदास, छपड़क, अमर सिंह, धनवंतरी, वरामिहिर और शंकु। ठीक है, हो गए ना। तो इस तरीके से आपको इनके सारे के सारे ये जो है नवरत्न आपको याद रखने हैं। अब देखिए नवरत्नों के आप एक चीज और याद रखना कि नवरत्न तो है ही, लेकिन ये किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। सारे के सारे जो नवरत्न थे ना, किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। जैसे कि हम बात करें घटकरपर की, तो ये कौन थे? ये कवि थे। कौन थे ये कवि थे। अब वररुचि की अगर हम बात करें तो ये व्याकरण के विशेषज्ञ थे। वररुचि की हम बात करें तो ये व्याकरण में विशेषज्ञ थे। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया ना, घटकर पर किसके थे, कवि थे, और ये है किसमें हो गए, व्याकरण में हो गए हैं। और ये जो बेताल भट्ट है, बेताल भट्ट जादू टोने में, अच्छा याद है बेताल भट्ट से, बेताल भट्ट के ऊपर तो सीरियल भी बना हुआ है, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा बेताल भट्ट का। तो ये बेताल भट्ट किससे है, जादू पर है। याद है ना, विक्रमादित्य के कंधे पे बैठ के बेताल भट्ट जाता था और बेताल भट्ट से रिलेटेड वो कहानियां सुनाते थे, सीरियल आया था बहुत पहले, ठीक है। और कालिदास जी, देखिए कालिदास जी तो हम जानते ही हैं, नाटक के, है ना, इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, कालिदास जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब ये जो शंकु है, शंकु कौन से हैं, तो देखिए शंकु जो थे ये क्या थे, ये वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। किसके विशेषज्ञ हैं ये, वास्तुकला के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट कौन सा है, छपड़क। ये जो छपड़क हैं ये भाई साहब ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। ठीक है, ये जो भाई साहब है ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। और अमर सिंह का आप याद रखना शब्दकोश, और अमर सिंह की जो पुस्तक है, अमरकोश, उस अमरकोश में हमें हलों की बनावट के बारे में पता चलता है। अब ये जो धन्वंतरी है ये हमारे भारत के पहले वैद्य हैं, ठीक है, ये भारत के पहले वैद्य हैं। अब कौन से बच्चे हैं अपने सामने, वराहमिहिर, और ये वराहमिहिर भी ज्योतिष से ही संबंधित थे। किससे थे, ज्योतिष से, ठीक है। तो ये है चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। अच्छा देखिए, मैंने उपाधियां तो आपको बता दी थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से ही कि बड़ी बड़ी उपाधियों का चलन अब भाई चल चुका है। और ये जो राजा महाराजा हैं अब क्या कर रहे हैं, भारी भरकम उपाधियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त की भी हमें कुछ उपाधियां मिलती हैं, जैसे कि विक्रमांक, विक्रमादित्य, इस तरह की इनकी भी उपाधियां हमें प्राप्त होती हैं। लिख लीजिए चाहूं तो आप, विक्रमांक, विक्रमादित्य, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी उपाधियों का चलन तो इनके पहले से ही शुरू हो चुका है, तो इन्होंने भी ऑब्वियसली बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की हैं। अब देखिए इनके ये कब तक बताया मैंने, 412 तक रहे हैं। अब इसके बाद में इनके पुत्र राजा बनेंगे यहाँ पर, जिनका नाम है कुमारगुप्त। अब देखिए एक चीज याद रखना, चंद्रगुप्त तक जितने भी राजा महाराजा हैं ये भगवान विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। और इसी वजह से यहाँ तक कि हमें जो मुद्राएं हैं या ध्वज है उस पर हमें गरुड़ की आकृति मिलेगी। किसकी आकृति मिलेगी गाइस, गरुड़ की आकृति। भगवान विष्णु के उपासक है तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की यहाँ पर हमें आकृति मिलती है। लेकिन ये जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त जो है वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के उपासक है। किसके, कार्तिकेय के। और देखिए यहाँ पर विष्णु के वाहन कौन है, गरुड़, और यहाँ पर कार्तिकेय के वाहन कौन है, मोर। और यहाँ पर हमें किसकी आकृति मिलती है, मयूर की आकृति मिलती है। इनकी ध्वज पर या फिर इनकी मुद्राओं पर हमें मयूर की आकृति प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए ये इनके जो कुमारगुप्त है इनकी उपलब्धियों का उल्लेख हमें मिलता है मंदसौर प्रशस्ति में। कहां पर मिलता है, मंदसौर प्रशस्ति में। गाइस प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करने वाली। अब प्रशस्ति किसने लिखवाई है वो भी नाम लिख लो, किसने लिखवाई है, वत्स भट्टी ने। जैसे कि मैंने आपको वहां बताया था हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, वहीं पर यहाँ है वत्स भट्टी की मंदसौर प्रशस्ति। किसके काल से रिलेटेड है, कुमारगुप्त के समय से ये संबंधित है। अच्छा देखिए कुमारगुप्त के समय ज्यादा कुछ बातें याद नहीं रखनी, कुल मिलाकर के 3-4 बातें, 2-3 बातें ही आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने समुद्रगुप्त की तरह।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद में इन्होंने करवाया है, एक याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गाइस। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, ये महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शाखा है हीनयान और महायान, उसमें से महायान का ये बहुत बड़ा केंद्र था। महायान का ऑक्सफोर्ड हम किसको कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मतलब यहाँ पर महायान धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद आपको ये रखनी है कि देखिए अभिलेख तो हर किसी के बारे में मिलते हैं, लेकिन इसके सर्वाधिक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के 18 अभिलेख है अंकल जी के। कौन से अंकल जी के? कुमार गुप्त के। चलिए टाइम भी नोट कर ही लीजिए इसके साथ में। 412 तक तो उनके पिताजी से, और 412 से लेके 454 तक ये रहेंगे। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये कार्तिकेय के उपासक थे। अब देखिए कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। साउथ में देखे ना तो कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, और इसी वजह से इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा स्कंदगुप्त। क्या रखा इन्होंने अपने पुत्र का नाम? स्कंदगुप्त इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा है। और स्कंदगुप्त की जानकारी पहली वाली क्लास याद रखो, मैंने आपको बताया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, याद है ना? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें उल्लेख मिलता है कि इसने क्या करा था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। भाई टूट फूट हो गई थी तो उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और इसी अभिलेख में हमें ये भी मिलता है कि ये जो स्कंदगुप्त है, इसने यहाँ पर सुदर्शन झील के किनारे ही क्या करवाया है, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। सुदर्शन झील के किनारे ही एक विष्णु मंदिर का। तो देखिए कुमारगुप्त तो कार्तिकेय का उपासक था, लेकिन ये देखो विष्णु मंदिर का निर्माण करवा रहा है, तो किसका हो गया, ये वापस से विष्णु का उपासक हो गया है। मतलब बीच में सिर्फ एक ही अंकल जी हैं जो कार्तिकेय की पूजा कर रहे हैं, बाकी के सारे बौद्ध राजा क्या करेंगे, बाकी के सारे गुप्त राजा विष्णु की उपाधि, विष्णु के उपासक हैं। और इसी वजह से उनके मुद्राओं पर, या फिर हम बोले उनकी झंडे पर, उनके फ्लैग पर हमें गरुड़ की आकृति मिलती है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है। एक चीज याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सा गुप्त राजा है जिसके समय में हमें मुद्राओं में मिलावट प्राप्त होती है। तो ये स्कंदगुप्त ही है। स्कंदगुप्त के समय की मुद्राओं में मिलावट शुरू होने लग जाती है। अब देखिए स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त के बाद में भाई इतने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं शक्तिशाली या कैपेबल राजा नहीं हुए। अब धीरे धीरे गुप्त वंश का डेक्लाइन शुरू हो जाता है। एक चीज और याद रखना कि इसके समय एक विदेशी जाति का आक्रमण हुआ था, हूणों का। ठीक है, जैसे वहां मैंने आपको बताया था ना शकों का, यहाँ पर होता है हूणों का आक्रमण। ठीक, तो हूणों को भी इसने पराजित कर दिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके बाद में जो भी राजा होते हैं ना, वो इतने कैपेबल नहीं होते, तो धीरे धीरे क्या होता है, गुप्त वंश का डेक्लाइन शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। देखिए इसके बाद में, इसके काफी समय बाद, देखिए बीच के राजा महाराजा याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। वैसे तो बुद्धगुप्त, पूर्वगुप्त ये सारे हुए हैं, लेकिन आपको वो याद नहीं रखने, आपको याद रखना है नरसिंह बालादित्य। और देखिए नरसिंह बालादित्य के पैरेलल में ही यहाँ मालवा का एक शासक था, क्या नाम है, भानुगुप्त। ठीक, नरसिंह बालादित्य के समय ही यहाँ पर एक मालवा का शासक है भानुगुप्त, और भानुगुप्त के समय यहाँ पर विदेशी जाति का आक्रमण होता है, और जिसमें भानुगुप्त का सेनापति है गोपराज।
और गोपराज क्या करता है, उन आक्रमण में, उस विरोध में, जब विदेशी जाति का जब आक्रमण होता है, हुणों का जब आक्रमण होता है, तोड़माड़ यहाँ पर आक्रमण करता है और उसको ये पराजित करते समय, उसके साथ युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ में ये देखिए, इसका भानुगुप्त का सेनापति है गोपराज, इसके साथ में इसकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। और ये है भाई सती प्रथा का पहला साक्ष्य। और कहां से मिलता है, तो बात है 510 के ऐरण अभिलेख की। तो ये है गाइस सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य। अब तक हमें सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि हम ये कहते हैं कि लोथल से हमें सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि लोथल से हमें युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधि के साक्ष्य मतलब कपल समाधि के साथ, कपल मीन्स हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। तो ये कहा जाता है, देखो आइडिया लगाते हैं लोथल से कि भाई हम दोनों को एक साथ दफनाया गया है, इसका मतलब ये सती प्रथा ही होगा कि भाई पति की मृत्यु के साथ साथ उसकी पत्नी को भी वहां पर दफना दिया। लेकिन वो एक प्रतीकात्मक हम कह सकते हैं, हमें उदाहरण मिलता है और यहाँ पर हमें अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आया है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर एक चीज और याद रखना, गुप्त वंश का अंतिम राजा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये याद रखना। देखिए अंतिम राजा याद रखना, नाम क्या है, विष्णुगुप्त है अंतिम राजा, जिसने चंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी, चंद्रादित्य। और यहाँ पर गाइस अपना गुप्त वंश का जो राजाओं वाला पोर्शन था, मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम इसके सोर्सेस, और तीसरा इसके एम्परर। तो एम्परर वाला पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। कल से हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। क्यों गुप्त काल को, क्यों गुप्त साम्राज्य के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल प्रशासन की कुछ कहानियों के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच।